आज का हमारा टॉपिक है नेशनल डिफरेंस इन एथिक्स। नेशनल डिफरेंस इन एथिक्स, देखिए अलग अलग देशों में एथिक्स की अलग अलग डेफिनेशंस हैं और एक दो तरह के एथिक्स होते हैं। कुछ पैरामीटर पे वो कॉमन होता है और कुछ पैरामीटर्स पे ऐसा होता है कि थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे नए टॉपिक में। उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिविज्म एंड यूनिवर्सलिज्म। तो यूनिवर्सलिज्म में क्या होगा कि यूनिवर्सलिज्म में वो पॉइंट्स हैं जो पूरी दुनिया में हर एक देश में यूनिवर्सल हैं। यूनिवर्सल मतलब जो सर्वव्यापी हो, जैसे कि सूरज पूरब दिशा से निकलता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, मतलब बिल्कुल सभी जगह सत्य है, सभी के लिए सत्य है। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो किसी किसी कंट्री में एथिकल माने जाते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो किसी किसी कंट्री में अनएथिकल माने जाते हैं, और कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल हैं, मतलब वो हर एक देश में अगर एथिकल है तो सभी देशों में एथिकल है और अनएथिकल है तो सभी देशों में अनएथिकल है। तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि कुछ कुछ देशों में ये एथिक्स की अलग अलग डेफिनेशंस क्यों होती हैं, ये डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पे। कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एक बार देख लेते हैं। आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं साथ ही साथ। कल्चर, एटीट्यूड, रिलीजियस बिलीफ, एजुकेशन, नेचर ऑफ गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, वर्क एनवायरनमेंट। सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये बात करते हैं कि कल्चर से किस तरह से एथिक्स वैरी कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे बारिश कम होती है, डेजर्ट ज़्यादा है, वहाँ पे कृषि योग्य भूमि बहुत कम है, एग्रीकल्चर फर्टाइल लैंड नहीं है, तो हमें अपने भोजन के लिए ज़्यादातर जानवरों के मांस पे डिपेंड करना पड़ता है। तो अगर हम किसी ऐसे कंट्री में रह रहे हैं या हम कोई बहुत ठंडी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे खेती नहीं हो सकती, साइबेरिया, अंटार्कटिका, नॉर्थ पोल, तो वहाँ पे खेती नहीं होती है और इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी होती है कि पेड़ वेड़ सब ढक जाते हैं बर्फ़ से, तो वहाँ पे आप खेती करके खाना नहीं उगा सकते हैं। तो उसके लिए फिर आपको वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन होना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं, बहुत सारे ऐसे रिलीजन हैं जहाँ पे आपको नॉन वेज को अनएथिकल या क्रूएल्टी नहीं माना जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारे ऐसे रिलीजन हैं, बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं जो जानवरों की हत्या को क्रूएल्टी मानते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम किस देश में रह रहे हैं, किस सर्कमस्टेंसेस में रह रहे हैं, कौन सा रिलीजन, कौन सा कल्चर हम अडॉप्ट करते हैं। अगर आप सहारा, रेगिस्तान, डिज़र्ट में रह रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ठंडी जगह में रह रहे हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर फर्टाइल लैंड है ही नहीं, तो आपको मजबूरी में नॉन वेज खाना ही पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आपको ज़िंदा रहना है तो आपको करना पड़ेगा। तो वहाँ पे उस देश में या उस रिलीजन में या उस कल्चर के हिसाब से वो अनएथिकल नहीं है। लेकिन कोई ऐसा देश जहाँ पे लैंड बहुत फर्टाइल है, नदियाँ हैं, बारिश ठीक होती है, बाकी सारी चीज़ें, जैसे नॉर्थ इंडिया, पंजाब, ठीक है, जैसे हम लोग हिंदू हैं, कुछ लोग जैन हैं, कुछ लोग बौद्ध हैं, वो लोग नॉन वेज को अनएथिकल मानते हैं, किसी की जान लेके खाना खाना वो अनएथिकल मानते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस जगह रह रहे हैं, किस परिस्थिति में रह रहे हैं और कौन सा रिलीजन या कौन सी चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से वो चीज़ें वेरी कर सकती हैं। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं नेशनल डिफरेंस इन एथिक्स। तो मतलब अलग अलग देशों में कुछ कुछ पॉइंट्स पे एथिक्स की डेफिनेशंस अलग हो सकती हैं, या कौन सी चीज़ एथिकल है, कौन सी चीज़ अनएथिकल है, ये वेरी कर सकती है। सेकेंड आता है कल्चर के बाद हमारा खुद का एटीट्यूड। अब इंसान का खुद का ओपिनियन भी हो सकता है अलग अलग चीज़ों को लेके। किसी को कोई चीज़ गलत लग सकती है, किसी को कोई चीज़ सही लग सकती है, ठीक है। जैसे कि दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, बलि प्रथा। तो कुछ लोगों को बलि देना या किसी जानवर की, आपने वो देखी होगी, बाहुबली मूवी देखी होगी। तो बाहुबली मूवी में जब वो लोग अटैक करने जा रहे होते हैं दुश्मन के सामने, तो भल्लाल देव एक भैंसे की बलि देता है महिष्मती के सामने, देवी के सामने। याद है, मूवी देखी है ना, बाहुबली तो देखी होगी। लेकिन बाहुबली देता है क्या? तो यानी कि यहाँ पे ये फर्क क्या है, एटीट्यूड का। किसी को किसी जानवर की हत्या करना
उसको वो उचित लग रहा होगा, वो उसका एटीट्यूड है। दूसरे को नहीं लग रहा, उसने कहा नहीं हम जानवर की हत्या नहीं करेंगे, अगर हमें खून ही चढ़ाना है तो हम अपना काट के चढ़ा देंगे। उसने अपने हाथ से खून काट के चढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सनल एटीट्यूड वेरी कर रहा है, यानी कि किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ एथिकल हो सकती है, किसी के हिसाब से वो अनएथिकल हो सकती है। यानी कि ये कंट्री टू कंट्री वेरी करेगी। रिलीजियस बिलीफ की हम लोग ने बात कर ली, कल्चर, रिलीजियस बिलीफ। कोई रिलीजन, जैसे कि अब हम लोग इस्लाम की बात करते हैं, ठीक है, या हम लोग क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, तो इस्लाम बना था सेंटर एशिया में, वहाँ पे रेगिस्तान था और ज़्यादा खेती योग्य भूमि नहीं होती थी, बारिश बहुत होती थी। जैसे यीशु का जन्म जो हुआ था यूरोप में हुआ था, बहुत ठंडी जगह थी, तो वहाँ पे नॉन वेज, इन दोनों रिलीजन में नॉन वेज को खाना बुरा नहीं माना जाता है। वो इवन वो पार्ट है, पार्ट ऑफ रिलीजन है, ठीक है, बकरीद में कुर्बानी दी जाती है। लेकिन अब हम लोग जहाँ पे, हम लोगों का धर्म, सनातन धर्म जहाँ पे पनपा, वहाँ पे अच्छा सिंधु घाटी सभ्यता, नदी घाटी सभ्यता, बारिश भी थी, पानी भी था, नदियाँ भी थी, हरियाली भी थी, तो हमें जानवरों को खाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास दूसरे खाने के ऑप्शन है। तो इसलिए एक पर्टिकुलर रिलीजन में उसको अनएथिकल मान लिया गया, किसी में एथिकल मान गया। तो यानी रिलीजन पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, आपको क्या शिक्षा दी जा रही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को सुसाइड बॉम्बर बना दिया जाता है, जिहादी बनाया जाता है, तो उनको वो उस तरह की एजुकेशन दी जाती है, तो उनके हिसाब से वो क्या है, वो जिहाद को धर्म युद्ध कहते हैं, उनके हिसाब से शायद वो सही हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे के हिसाब से गलत हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि हमें क्या एजुकेशन दी गई है। तो शिक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी चीज़ों में। हमें बचपन से क्या बताया गया है, क्या सिखाया गया है, तो अगर हमें गलत चीज़ें सिखा दी जाएंगी, हमें शिक्षा ही गलत मिल जाएगी, तो हम उसी को सच मानने लगेंगे। यानी एजुकेशन पे बहुत फर्क पड़ता है हमारे एथिकल बिहेवियर पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेचर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशन बनाती है। फिर से हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अमेरिका में मान लीजिए डेमोक्रेसी है, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। तो तीनों के लिए एथिक्स के रूल्स अलग अलग होंगे। अमेरिका में कुछ और होगा, चाइना में कुछ और होगा, अफगानिस्तान में कुछ और होगा। तो डिपेंड करता है कि वहां कौन सी गवर्नमेंट है। इंडिया की डेमोक्रेसी में मतलब मृत्युदंड बहुत बड़ी सजा होती है, और किसी को मारना तो मतलब बहुत बड़ा अपराध है। सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकती है, और वो भी बहुत बड़े क्राइम पे ऐसा करती है, मृत्युदंड देती है। मृत्युदंड का प्रोविजन, ठीक है, डेथ पेनल्टी बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होती है हमारी डेमोक्रेसी में। बाकी दूसरी डेमोक्रेसीज में भी ऐसा होता है। लेकिन चाइना में क्या होता है, चाइना में एक बार स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने ही छात्रों के ऊपर टैंक चढ़ा दिया। अब गवर्नमेंट ने अपने ही सिटीजन्स के ऊपर ओपन फायर कर दिया। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने सुना था, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जलियांवाला बाग मैस्कट जो जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी, उसी तरह से चाइना की गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स के ऊपर गोलियां चलवा दी और टैंक चढ़ा दिए उनके ऊपर, और ऊपर से फाइटर प्लेन गुजर रहे थे। अगर थोड़ा सा और ज्यादा प्रोटेस्ट होता तो शायद वो अपने ही सिटीजन्स के ऊपर बम ड्रॉप कर देते। फाइटर प्लेन्स भेज दिए थे उन्होंने अपने ही नागरिकों के अगेंस्ट। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी गवर्नमेंट है। तालिबान में क्या होता है, किसी भी आदमी औरत को चौराहे पे खड़ा करते हैं, उसके सर पे गोली मार देते हैं अगर उसने कुछ ऐसा किया होता है जो उनको ठीक नहीं लगता। तो लेकिन वो उनके हिसाब से, उनके कानून के हिसाब से ठीक हो सकता है मे बी, लेकिन क्या हमारे हिसाब से या बाकी सारी डेमोक्रेटिक कंट्री के हिसाब से वो सही होगा, वो नहीं सही होगा। तो यानी कि यहाँ पे कौन सी देश में कौन सी गवर्नमेंट है, किसका शासन है, इस पे भी एथिक्स के रूल्स रेगुलेशन चेंज होते हैं। फिर उसके बाद कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, कॉर्पोरेट में देशों के बीच में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है, सर्वाइवल के लिए संघर्ष होने लगते हैं। तो अब जैसे कि पहले क्या होता था, जो युद्ध होते थे उसको कहा जाता था धर्म युद्ध, मतलब एक राजा दूसरे राजा के ऊपर हमला करता था। महाभारत का युद्ध ही ले लीजिए एग्जाम्पल, तो महाभारत के युद्ध को कृष्ण ने धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी। बाकी हमें पता है कि युद्ध करना, किसी को मारना, ये गलत होता है, ये अनएथिकल है ब्रॉडर सेंस में अगर हम बात करेंगे। लेकिन गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया, अर्जुन कह रहे थे नहीं मैं इनके ऊपर बाण नहीं चला पाऊंगा, अपने जो सगे संबंधी हैं उनकी मैं हत्या नहीं कर पाऊंगा, उनको मैं नहीं मारूंगा, एक राज्य के लिए, कुछ जमीन के टुकड़े के लिए उनको मैं नहीं मारना चाहता। वो एथिकल डायलेमा में आ गए थे,
ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था। लेकिन कृष्ण ने कहा नहीं, ये सही है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। हमें ये पता है कि किसी को मारना तो गलत होता है। कंपटीशन की वजह से, प्रतिस्पर्धा की वजह से, युद्ध की वजह से, अब यहाँ पे फिर मैं आपको एक बहुत बड़ा गंभीर एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। जैसे कि हत्या करना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है, लेकिन जब हत्या एक सैनिक करता है, किसी आतंकवादी को गोली मार देता है या दुश्मन देश के फौजी को गोली मार देता है, तो उसको तो शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है, परमवीर चक्र, वीर चक्र, इस तरह से मेडल्स मिलते हैं। और अगर कोई जनरल सिटीजन किसी की हत्या कर देता है तो उसको डेथ पेनल्टी मिलती है, उसको फांसी की सजा हो जाती है। तो दोनों ने काम तो एक ही किया है भाई। अगर एक फौजी ने किसी दूसरे दुश्मन देश के फौजी को गोली मारी तो उसका कोई अपराध था क्या? उस सैनिक ने कोई गुनाह किया था? हाँ, तो लेकिन पाप तो दोनों कर रहे हैं ना, हत्या कर रहे हैं, नहीं बचा नहीं रहे हैं। यहाँ पे तो जमीन हथियाने के लिए कर रहे हैं। अब जैसे चाइना ने इन्वेड किया, तो वही तो मैं अभी आपसे कह रहा था कि कृष्ण ने तो गीता में बताया था अर्जुन से कि हत्या करो। वो तो प्रवोक कर रहे थे करने के लिए, युद्ध करने के लिए। तो अगर वो एथिकली गलत था तो हम तो गीता को ही एथिक्स का सोर्स मानते हैं। हाँ देखिए, ये होता है, राइट, देखिए ये होता है कि जब पापी बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं, पाप बहुत बढ़ जाता है दुनिया में, तो उस चीज़ को कम करने के लिए, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमें पापियों का संहार करना ही पड़ता है। ठीक है, तो फिर वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको एथिकल मान लिया जाता है। ठीक है, तो यही होता है कंपटीशन में भी, यही होता है युद्ध में भी। काम एक ही कर रहे हैं दोनों, लेकिन एक को सजा मिल गई, उसको फांसी पे लटका दिया गया, एक को मेडल मिला। काम एक ही किया है दोनों ने, लेकिन वो यानी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, राइट। तो इस तरह से देश के हिसाब से और बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स के हिसाब से वर्क एनवायरनमेंट, अब वर्क एनवायरनमेंट का एग्जांपल हो गया कि सैनिक का काम ही है, सैनिक काम ही हत्या करना है भाई। अगर उसके कंट्री में, टेरिटरी में कोई टेररिस्ट आएगा या कोई आएगा तो वो प्रोटेस्ट करेगा, उसको मार देगा, और ये अनएथिकल नहीं होगा। तो यानी वर्क के ऊपर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, इन सब सारी की सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एथिकल रिलेटिविज्म। ये क्या चीज़ है? और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एथिकल यूनिवर्सलिज्म। ये दोनों जल्दी से आज खत्म करते हैं। एथिकल रिलेटिविज्म और एथिकल यूनिवर्सलिज्म में क्या डिफरेंस है? मैंने अभी आपको बताया था लेक्चर स्टार्ट होने में कि एथिकल रिलेटिविज्म में ये बताया गया है कि कुछ कुछ देशों में या कुछ कुछ कम्युनिटीज़ में कोई चीज़ एथिकल हो सकती है और किसी दूसरी जगह वो अनएथिकल हो सकती है। मैंने अभी आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए, बलि वाला और खाने पीने वाला, कि कुछ लोग वेज खाते हैं, कुछ लोग नॉन वेज खाते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे रह रहे हैं, कौन सी सिनेरियो है, कौन सी सर्कमस्टेंसेस है। मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में एक एग्जांपल दिया होगा एक्समो अलग, ठीक है, कि वहाँ पे जो ठंडी जगहों पे लोग रहते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको चाहते हैं कि वो सरवाइव ना करें बहुत लंबा, ताकि जो नया मेंबर आया है घर में, जो बच्चे हैं, वो सरवाइव कर पाएँ, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। तो एथिकल रिलेटिविज्म में क्या होता है कि डिपेंड करता है अलग अलग जगहों पे, कुछ चीज़ों को एथिकल माना जाता है और कुछ चीज़ों को अनएथिकल माना जाता है। लेकिन एथिकल यूनिवर्सलिज्म में क्या होता है कि पूरी दुनिया में हर एक जगहों पे उस पॉइंट पे उसको हम लोग एथिकल ही मानते हैं। तो एथिकल यूनिवर्सलिज्म में पूरी दुनिया में हर एक जगह पे उसको एथिकल माना जाता है, जो एथिकल है, और जो चीज़ अनएथिकल है उसको अनएथिकल माना जाता है। लेकिन एथिकल ये आपका रिलेटिविज्म में अलग अलग वेरी करता है। ये पॉइंट क्लियर है? एक बार फिर से देख लीजिए क्या लिखा है इसमें। अकॉर्डिंग टू स्कूल ऑफ एथिकल रिलेटिविज्म, ये क्या डेफिनेशन बताता है? डिफरेंट सोसाइटीज, कल्चर्स, countries put more less emphasis on some values than other, have different standard of right and wrong। अलग अलग सोसाइटी में, अलग कल्चर में, अलग देश में किसी चीज़ को सही माना जाता है, किसी को गलत माना जाता है। मैंने आपको अभी तालिबान का एग्जांपल दिया, मैंने आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एग्जांपल दिया, मैंने आपको डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया का एग्जांपल दिया। तो देश के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से डिपेंड करता है कि वो कौन सी सोसाइटी, कौन से कल्चर और कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं। उसके हिसाब से एथिक्स की डेफिनेशन चेंज हो सकती है। फिर
हैव डिफरेंट सोशल मॉरल्स एंड बिहेवियरल नॉर्म्स। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग चीज़ों पे। तो यानी कि एथिकल रिलेटिविज्म में सोसाइटी, कल्चर या कंट्री के हिसाब से किसी एक घटना या किसी एक पर्टिकुलर थॉट को एथिकल या अनएथिकल माना जाता है, यानी वैरी करता है पूरी दुनिया में। उसको कहते हैं एथिकल रिलेटिविज्म। एक चीज किसी देश में एथिकल है तो अगली दूसरी देश में अनएथिकल है। व्हाट इज एथिकल और अनएथिकल, ये वहाँ की कस्टम्स, वहाँ के रिलीजन, वहाँ के एजुकेशन, वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, एथिकल यूनिवर्सलिज्म। इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू स्कूल ऑफ एथिकल यूनिवर्सलिज्म, इसमें पूरी दुनिया में कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको पूरी दुनिया या तो एथिकल मानती है या तो अनएथिकल मानती है, यानी बिल्कुल हर एक कंट्री में समान तरीके से उनको फॉलो किया जाता है। ठीक है, क्या लिखा है पढ़ते हैं। सम स्टैंडर्ड्स ऑफ व्हाट इज एथिकल एंड व्हाट इज अनएथिकल रेजोनेट विद पीपल ऑफ मोस्ट सोसाइटीज रिगार्डलेस ऑफ लोकल ट्रेडिशन एंड लोकल नॉर्म्स। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया में हर एक देशों में समान रूप से एथिकल या अनएथिकल मानी जाती हैं, चाहे उनका ट्रेडिशन कुछ भी हो, चाहे उनका कल्चर कुछ भी हो, चाहे उनका रिलीजन कुछ भी हो। ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं, आइए समझते हैं आगे चल के। उसमें और क्या लिखा है, 10 कॉमन एथिकल स्टैंडर्ड्स कैन बी यूज टू जज कंडक्ट ऑफ पर्सनल एट कंपनीज ऑपरेटिंग इन वैरायटी ऑफ कंट्रीज, मार्केट एंड कल्चरल सर्कमस्टेंसेज। अब देखिए ये वाला एथिकल यूनिवर्सलिज्म क्यों स्प्रेड हो रहा है, क्यों फैल रहा है, क्योंकि इस समय बिजनेस बहुत फैल रहा है, ग्लोबलाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है। मतलब एक ही कंपनी यूरोप में भी काम कर रही है, एशिया में भी काम कर रही है, अफ्रीका में भी काम कर रही है, अमेरिका में भी काम कर रही है। तो अब उसमें हर एक रिलीजन के लोग काम कर रहे हैं, हर एक कंट्री के लोग काम कर रहे हैं। तो अगर वो एक कॉमन रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाएंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो यानी कि क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें एक कॉमन नियम बना लिए हैं सभी ने कि भाई ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, ओपिनियन, बिलीफ, ये सब जगह समान रूप से इसको फॉलो किया जाएगा। या तो सब जगह सही माना जाएगा या सब जगह गलत माना जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, एथिकल यूनिवर्सलिज्म और एथिकल रिलेटिविज्म क्लियर हुआ ये दोनों टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वो कौन से फैक्टर्स या कौन से नॉर्म्स या प्रिंसिपल्स होते हैं जो पूरी जगह पे एक ही रूप से लागू किए जाते हैं, यानी एग्जांपल्स ऑफ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स नॉर्म्स। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल नॉर्म्स क्या होते हैं, जो हर एक कंट्री में रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, बिलीफ, ओपिनियन, एजुकेशन, कल्चर, गवर्नमेंट सब जगह समान रूप से फॉलो किए जाते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी, ट्रस्टवर्दीनेस, आप कोई भी रिलीजन को मानने वाले हो, आप कोई भी कहीं से भी आपको एजुकेशन मिली हो, हाँ, तो ये ऐसे प्रिंसिपल्स नॉर्म्स हैं जो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपका कास्ट, रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन, कंट्री, इसके परे हैं। मतलब हर जगह ऑनेस्टी को फॉलो किया जाता है, हर जगह ट्रस्टवर्दी पीपल को अच्छा माना जाता है। फिर क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, ट्रीटिंग पीपल विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। ये सभी धर्म, सभी कंट्री, सभी सरकार, सभी एजुकेशन सिस्टम सिखाते हैं। तो ऑनेस्टी, ट्रस्टवर्दीनेस, डिग्निटी, रिस्पेक्ट, ठीक है, रिस्पेक्टिंग राइट ऑफ अदर, दूसरों की अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, अवॉइडिंग अननेसेसरी हार्म टू वर्कर्स, कि सारे बड़े लोगों को, सम्मानित लोगों को सम्मान देना चाहिए। मतलब कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो अक्रॉस द ग्लोब सेम होते हैं, तो उन्हीं को हम लोग कहते हैं एथिकल यूनिवर्सलिज्म। और ऐसे प्रिंसिपल को हम लोग कॉमन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स कहते हैं। तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स और नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। इसमें फूडिंग हैबिट, कपड़े पहनने के तरीके, ये सब चीज़ें फिर हम लोग इससे एक्सक्लूड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ बोला जाता है आपको टाई पहन के आना है, आपको सूट पहन के आना है, आपको प्रॉपरली यूनिफॉर्म में आना है। लेकिन कोई ऐसा संप्रदाय है जो आदिवासी क्षेत्रों में रहता है, वो आदिवासी लोग हैं, वो अभी भी कपड़े वहाँ पहुँचे ही नहीं हैं, तो वो ऐसा थोड़ी ना कि वो अनएथिकल हो जाएंगे, वो तो उनका कल्चर है, ठीक है। तो यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो पूरी दुनिया में समान रूप से अप्लीकेबल होते हैं, जो मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अलग अलग डिपेंड करता है वो कल्चर के ऊपर, कंट्री के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है एथिकल कन्वर्जेंस। देखिए आप लोग ने फिजिक्स में दो चीज़ें पढ़ी होंगी, कॉन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। कॉन्वर्जेंट लेंस, डाइवर्जेंट लेंस, ठीक है, ऐसे पढ़ा था ऑप्टिक्स में। तो कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में क्या डिफरेंस होता है? डाइवर्जेंट जो लेंस होता है वो
किरणों को फैला देता है, ठीक है, और कन्वर्जेंट एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर देता है लाके, ठीक है। तो यहाँ पे भी लगभग उसी प्रिंसिपल पे बात हो रही है। क्या है देखते हैं। एथिकल कन्वर्जेंस। Ethical convergence is defined as the practice of a uniform system of ethical code in different countries that are cultural and socially different। मतलब क्या हुआ, एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए एक एक लाइन। Ethical convergence is defined as the practice of a uniform system of ethical code in different countries that are culturally and socially different। मतलब कि यहाँ पे बात हो रही है कि कुछ अलग अलग देश हैं जहाँ पे कल्चर अलग अलग है, वहाँ की सोसाइटी अलग है, वहाँ का रिलीजन अलग है, लेकिन वो हम लोगों को करना क्या है, हमें एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एथिकल कोड डेवलप करना है। पूरी दुनिया में सभी देशों में उसी को फॉलो करना है। ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, कोई बताएगा ऐसा करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? पूरे देशों में एक ही कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट या एक कॉमन चीज़ फॉलो करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? देखिए अभी हो क्या रहा है, ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है, ठीक है, और एक ये जो ऑनलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो चल रहा है, ये न्यू नॉर्मल है। अब यही चलने वाला है आगे चल के, क्योंकि अब हमें ये पता चल गया है कि हम जो ऑनलाइन काम करते हैं वो भी इफ़ेक्टिव हो सकता है। अब ये अलग बात है कि आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने लेवल पे उतने ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन अगर आप सच में पूछें मुझसे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है ये ऑफलाइन से ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है, कन्वीनियंट भी है, सस्ती भी है और हर एक मायने में बेटर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टीचर के पास भी बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक होते हैं। मैं पर्सनली एक एक स्टूडेंट को यहाँ पे वॉच कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं। मैंने इसी पे पेन ओपन कर लिया, इसी पे मैंने वीडियो लेक्चर ओपन कर लिया, मैंने आपका लेक्चर रिकॉर्ड भी कर लिया, फिर मैंने उसको वापस इंटरनेट पे अपलोड कर दिया, फिर मैंने कैलकुलेटर का यूज़ करना है वो भी ओपन कर लिया, मैंने कोई सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है वो भी ओपन कर लिया। सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सब चीज़ मेरे को यहीं पे अवेलेबल है, कहीं पे भी उठ के जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या क्लासरूम में ऐसा संभव है? अगर आप चॉक एंड डस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, तो संभव ही नहीं है। आपको कोई वीडियो दिखाना है, कोई फोटोग्राफ दिखानी है, कोई पीपीटी दिखानी है, तो आप कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। आपको लेक्चर को रिकॉर्ड करना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें संभव नहीं है। तो ये सब संभव है ऑनलाइन में। तो ऑनलाइन एक न्यू नॉर्मल हो रहा है। तो ये जो वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर है, इसकी वजह से क्या है कि कंपनियां और ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपर्ट्स को हायर कर रहे हैं। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से बैठ के दिल्ली के भी किसी कॉलेज में पढ़ा सकता हूँ, अमेरिका के भी किसी कॉलेज में पढ़ा सकता हूँ, अगर ऑफ़र आता है तो अप्रोप्रिएट। और अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो वो अगर घाटमपुर में बैठा हुआ है, कानपुर में बैठा हुआ है, लखनऊ में बैठा हुआ है, तो वो वहाँ से कैलिफोर्निया में भी अपनी सर्विसेज दे सकता है, वहाँ से वो अफ्रीका में भी सर्विस दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसको अब ऑनलाइन काम करना है। पहले क्या होता था कि आपको वहाँ पे जाना है, पहले पासपोर्ट करो, वीज़ा करो, ठीक है, फिर वहाँ पे जाओ, घर लो, वहाँ के चीज़ों सीखो, वहाँ की लैंग्वेज सीखो, बहुत कॉम्प्लिकेशन थे। अब क्या है, सब कुछ आसान हो गया है, ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है। तो ये सस्ता भी है, इफ़ेक्टिव भी है। तो इसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है कि अब हमें कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट बनाने पड़ेंगे। पहले जैसे इंडिया में भी क्या होता है, इंडिया में कानून तो समान था, लेकिन अलग अलग रिलीजन्स के लिए अलग अलग नियम होते थे। जैसे कि मुस्लिम्स में मैरिज के अलग नियम होते थे, हिंदू में अलग नियम होते थे, क्रिश्चियंस के हो सकता है कुछ अलग नियम हो। अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट पे काम करो, पूरे दुनिया, देश के सारे सिटीजन्स के लिए समान नियम। इसी तरह से पूरी दुनिया में भी यही हो रहा है, सबके लिए समान नियम। ऐसा नहीं है कि किसी एक कंट्री के लिए कुछ और, किसी एक कंट्री के लिए कुछ और। तो ये चीज़ जो है ये काफ़ी इफेक्टिव है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। अब हमें एक साथ काम करना है। पहले एक एक कम्युनिटी के लोग आपस में बैठ के काम करते थे, तो वो अपने हिसाब से नियम बना लेते थे। अब हमें पूरी दुनिया के साथ काम करना है, तो हमें कॉमन नियम बनाने पड़ेंगे जो सबके लिए फेवरेबल हो। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो एथिकल कन्वर्जेंस क्या कर रहा है, पूरी दुनिया की सारी सोसाइटीज़ को एक ही पॉइंट पे
फोकस कर रहा है, सबके लिए कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट डिराइव करने की बात कर रहा है, सबके लिए समान नियम, ऐसा नहीं है किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ और। रीजंस क्या है इसके, रीजंस फॉर एथिकल कन्वर्जेंस? पहली बात, ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रेडिंग ब्लॉक्स। ट्रेडिंग ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं। ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, किसी को पता है? कोई ट्रेडिंग ब्लॉक का एग्जांपल दे सकता है? ट्रेडिंग ब्लॉक का मतलब ये होता है जैसे ब्रिक्स, आसियान, जैसे सार्क, इसमें क्या है, कुछ कुछ देश, ब्रिक्स कंट्रीज, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है, ये सब आपस में मिलकर इन्होंने ट्रेडिंग ब्लॉक बना लिया। जैसे यूरोपियन यूनियन, तो यूरोप के 27-28 देशों ने मिलकर कॉमन ब्लॉक बना लिया और मिलके आपस में ट्रेड कर रहे हैं, आपस में ग्रोथ कर रहे हैं। हाँ, तो ट्रेडिंग ब्लॉक क्यों बनाया जाता है? ट्रेडिंग ब्लॉक बनाया जाता है ताकि सबकी एक साथ ग्रोथ हो। अगर कोई एक देश कोई एक एफर्ट करने की कोशिश करेगा, जैसे हमें मान लो ब्रह्मोस बनानी थी, मिसाइल बनानी थी, तो हमने क्या किया, रशिया के साथ टाई अप कर लिया, पार्टनरशिप कर ली, रशिया और हम दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर काम किया, ब्रह्मोस बहुत इफेक्टिव बन गई। जैसे अभी F-35 बनाना था अमेरिका को, तो उसने क्या किया, अपने सारे नाटो देशों के साथ मिलकर टाई अप कर लिया है। नाटो क्या है, एक काइंड ऑफ ब्लॉक है, वो मिलिट्री ब्लॉक है, और बाकी कुछ ट्रेडिंग ब्लॉक्स होते हैं, आपस में व्यापार करने के लिए बनाए जाते हैं। किसी का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, सबकी ग्रोथ होती है। जब आप कोई काम मिल के करते हैं जिसमें कंबाइंड इफेक्ट लगाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। पहला रीज़न क्या है, ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रेडिंग ब्लॉक्स। इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है तो सभी देशों को आपस में काम करना है, तो सबके लिए कॉमन नियम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारे देश में कुछ और नियम है, मेरे देश में कुछ और नियम है। कॉमन रूल्स रेगुलेशन, कॉमन चीज़ें होनी चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट है, इंक्रीज प्रेशर टू इमिटेट्स बिजनेस प्रैक्टिसेस। मतलब कॉमन ग्राउंड्स पे आपको काम करना है और आपको इनोवेशन पे इमिटेशन में ज़्यादा काम आ रहा है, मतलब कि कॉपी करना है। लोग कॉपी कर रहे हैं बिजनेस को। जैसे इंडिया में क्या है कि ओला ने उबर को कॉपी कर लिया, एयरबीएनबी को ओयो ने कॉपी कर लिया, अमेजोन को फ्लिपकार्ट ने कॉपी कर लिया, तो इमिटेट कर रहे हैं बिजनेस को। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर आपको रूल्स भी वैसे ही बनाने पड़ेंगे। और अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड के लोग क्या है, वो एक कॉमन कंपनी में काम कर रहे हैं। जैसे टीसीएस में 5 लाख लोग काम करते हैं अक्रॉस द ग्लोब, तो वो 5 लाख लोग में कुछ गल्फ कंट्री के भी होंगे, कुछ यूरोप के होंगे, कुछ एशिया के होंगे, कुछ चाइना का होगा, कोई रशिया का होगा। तो अब वो सबके लिए अगर वो अलग अलग नियम बनाएंगे तो कंपनी नहीं चल पाएगी। तो इसलिए क्या है, सबको कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया है। और बहुत सारे वॉच डॉग्स प्लेटफॉर्म जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सेबी, FSSAI, ये सब बहुत तरह के एक वॉच डॉग या रेगुलेटरी अथॉरिटी बन गए हैं। तो ये क्या करते हैं, सबके लिए कॉमन नियम बना देते हैं, सबके लिए अलग अलग नियम नहीं संभव है। एडवांटेज ऑफ एथिक्स, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ऑफ। अब क्या क्या एडवांटेज है, एथिक्स के क्या एडवांटेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप नोट भी करते रहिए। तो एडवांटेज ऑफ एथिक्स क्या है, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट टू सोसाइटी, सोसाइटी को इंप्रूव करना है। कल्चरल स्ट्रॉन्ग टीम वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, पूरी जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है, ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो टीम है उसको स्ट्रॉन्ग करना, प्रोडक्टिव बनाना, उनके बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना, ये सब एथिक्स के एडवांटेज हैं। अगर एथिक्स को फॉलो कर रही होगी कोई कंपनी तो सोसाइटी में भी इम्प्रूवमेंट होगा, कंपनी के और सोसाइटी के कल्चर्स में भी इम्प्रूवमेंट होगा, वो लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, ज़्यादा बेहतर रह पाएंगे, एम्प्लॉई की ग्रोथ होएगी। ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम करता है एथिक्स, ठीक है, क्योंकि अगर कोई कंट्री या कोई कम्युनिटी एथिकल है तो मतलब आप वहाँ सुरक्षित हैं, आपकी सुरक्षा की गारंटी है। कोई अनएथिकल है, ठीक है, कहीं पे भी कोई, अब आप कोई सोमालिया क्यों नहीं जाता, कोई अफगानिस्तान क्यों नहीं जाता, क्यों, क्योंकि वहाँ पता ही नहीं चल रहा कब कि कौन किसको गोली मार देगा, कम किसका सामान छीन लेगा। तो वहाँ पे एथिक्स को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, ठीक है। तो यानी एथिक्स जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी की भी तरह करता है। पीनल एक्शंस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप खुद में सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं, किसी को कोई ज़रूरत ही नहीं सज़ा देने की, पेनल्टी देने की, पेनल्टी लगाने की, ठीक है। क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए काम करता है, स्ट्रेटजी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, ग्रोथ होती है, सारे स्टेक होल्डर्स को फ़ायदा होता है। तो ये फ़ायदा होता है आपका एथिक्स को अप्लाई करने का, ये एडवांटेजेस ऑफ एथिक्स हैं। फिर बिजनेस एथिक्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास में, एक बार जल्दी से समझ लेते हैं क्या है। बिजनेस एथिक्स इज अ फॉर्म ऑफ अप्लाइड एथिक्स, ये एक अप्लाइड एथिक्स है, यानी कि एथिक्स को जब हम बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो बिजनेस एथिक्स कहलाता है। यानी कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एथिक्स इन बिजनेस, उसको हम लोग बिजनेस एथिक्स कहते हैं, यानी एक अप्लाइड एथिक्स है, एथिक्स को हम बिजनेस में अप्लाई कर रहे हैं। तो बिजनेस एथिक्स इज अ फॉर्म ऑफ अप्लाइड एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स दैट
examines ethical principles and morals or ethical problems that arises in a business environment. ये क्या करता है, बिजनेस एथिक्स क्या करता है, एथिक्स को बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके बिजनेस में होने वाली समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. It applies to all aspect of business condition and is relevant to the condition of individual and entire organization. ये बिजनेस के हर एक एस्पेक्ट में, हर एक पहलू में इम्प्लीमेंट होता है. एम्प्लॉय रिटेंशन में भी, प्रोडक्शन में भी, मार्केटिंग में भी, एडवर्टाइजिंग में भी, एचआर में भी, अकाउंट्स में, सब जगह बिजनेस एथिक्स इम्प्लीमेंट हो रहा है. सब जगह एथिकली काम करना है. आपको कोई कमर्शियल बनाना है, मार्केटिंग करनी है, एडवर्टीजमेंट करनी है, फेक नहीं करनी है, सच चीज़ें बतानी है. एम्प्लॉय का ध्यान रखना है, उसके पेमेंट, आपके उसके जो सारी इंसेंटिव्स हैं टाइमली रिलीज करनी है. हर एक डिपार्टमेंट में आपको एथिक्स को इम्प्लीमेंट करना है ताकि ओवरऑल बिजनेस का ग्रोथ हो सके. तो बिजनेस एथिक्स से और क्या क्या है फ़ायदे हैं. हाँ, एक और टॉपिक आता है आपका टाइप ऑफ एथिकल थ्योरीज. ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद ये पूरा पीपीटी खत्म हो जाएगा. टाइप ऑफ एथिक्स, एथिकल थ्योरीज हैं. तो ये 5 थ्योरीज लागू होती हैं. इगोइज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, डिनोटोलॉजी, केयर एथिक्स, ये आपका रिलेशनशिप के ऊपर, एम्पैथी के ऊपर. सिंपैथी और एम्पैथी दो डिफरेंट वर्ड हैं, ठीक है. एम्पैथी का मतलब अपने आप को दूसरे की प्रॉब्लम में रख के और फिर उसको सांत्वना देना. वर्चू एथिक्स ये कैरेक्टर्स के ऊपर काम करती है. तो ये मतलब 5 डिफरेंट टाइप की थ्योरीज हैं. तो यहाँ से आपका ये टॉपिक खत्म होता है. मुझे लगता है कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको. इन केस कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो मुझे बताइए. कुछ पूछना है?